एक बहुत ही खूबसूरत एहसास का नाम है जो कि शहर के लोग इस खूबसूरत एहसास को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ की सादा और खूबसूरत ज़िंदगी किसी फिजिकल थेरेपी से कम नहीं। यहाँ के सादा दिल लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि शहर की अफरा तफरी वाली ज़िंदगी से दूर रहते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का रूटीन भी बहुत मुख्तलिफ होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। गांव के सुबह सुबह का मंजर भी बहुत खूबसूरत होता है। जब सुबह सुबह सूरज तलू होता है और सूरज अपनी खूबसूरत मध्यम रोशनी हरे भरे खेतों पर डालता है तो ये एक बहुत दिलचस्प मंजर होता है। ये कहानी एक ऐसे ही खूबसूरत गांव मीरापुर की है जो कि लोधरा से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये वाक़या एक ऐसे शख्स के साथ पेश आता है जो इस गांव में अपनी फसल के काम काज में मसरूफ़ होता है, जिसका सामना एक ऐसी मखलूक से होता है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर हाइव्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ इज़ जानबाज। मैं यहाँ के रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी हमें जहाँज़ेब ने सेंड की है फ्रॉम लोधरा। थैंक यू सो मच जहाँज़ेब। होप यू आर फाइन एंड हैप्पी विद योर फैमिली। सो sit back, dim the lights and prepare to face your fears. अस्सलाम वालेकुम। मैं मीरपुर गांव से जहाँज़ेब आपको लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सेहतमंद और खुशबाश होंगे। मैं जहाँ रहता हूँ ये एक देहाती कस्बा है जो कि एक छोटा सा गांव है। यहाँ तकरीबन एक ही कौम मतलब ज़ात के लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हमारा ज़्यादा काम खेती बाड़ी का है जहाँ सिर्फ 2 फसलें काश्त की जाती हैं, मगर गर्मियों में गंदम की कटाई और सर्दियों में कपास वगैरह की देखभाल हम सब लोग एक दूसरे की मदद करके करते हैं। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया वो गर्मियों का सीज़न था, जब मैं गंदम की कटाई से फ्री होकर अपनी ज़मीन पर कपास की फसल के लिए हल चला रहा था। वाक़या यूँ है कि एक रात मैं अपनी ज़मीनों पर हल चला रहा था। तकरीबन मैं सुबह 12 बजे से अपनी ज़मीनों पर हल चलाने निकला हुआ था, क्योंकि बस ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। मैंने सोचा आज जितनी भी देर हो जाए ये काम ख़त्म करके ही घर जाऊँगा। उस दिन मुझे रात के 11 बज गए। काम से फारिग हुआ तो मैंने सोचा काफ़ी थक गया हूँ और काफ़ी रात भी हो गई है, क्यों ना मैं आज यही सो जाऊँ, क्योंकि अक्सर मैं अपनी ज़मीनों में सो जाता था। वहाँ एक छोटा सा डेरा था और उस डेरे में एक कमरा था और कमरे के सामने बहुत ही खुली जगह थी जहाँ एक बहुत बड़ा बेर का दरख्त था और उस दरख्त के नीचे एक नलका लगा हुआ था। तो मैं अपना ट्रैक्टर लेकर उस कमरे की तरफ चला जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं सबसे पहले उस दरख्त के नीचे पानी के नलके से नहाता हूँ, क्योंकि मेरी और मेरे कपड़ों की हालत मट्टी की वजह से बहुत ख़राब होती है। नहाने के बाद मेरी थकान उतर जाती है। फिर मैं उस कमरे की तरफ जाकर अपनी एक चारपाई बाहर निकालता हूँ और फिर उस चारपाई पे सो जाता हूँ।
उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि मैं काम की वजह से थका हुआ था, नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। काफ़ी देर के बाद मुझे नींद आई और फिर सोते हुए मुझे फील होता है जैसे किसी ने ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारे हो और ज़मीन पर एक वाइब्रेट क्रिएट हुई हो। मैं एकदम डर गया और जाग गया। अब मैं जागने के बाद सोच रहा था कि ये कैसी आवाज़ आई। मुझे लगा शायद कोई चोर वगैरह ना हो। मैं जल्दी से अपने ट्रैक्टर की तरफ लपका और इर्द गिर्द देखा तो सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। मैं कमरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हूँ मगर कोई नहीं था। अब मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। फिर सोचा शायद वहम होगा, सोते हुए कोई गलत फहमी हुई होगी, और फिर चारपाई पे जाकर लेट गया। लेटने के बाद मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद नहीं आई। अभी इसी सोने की कोशिश में था तो अचानक से मुझे ज़मीनों की तरफ से एक आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को दूर से आवाज़ देकर बुला रहा हो। ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर से मेरे कानों तक पहुंची। अब ये मेरा कोई वहम भी नहीं था क्योंकि मैं जाग रहा था। जब ये आवाज़ सुनी मुझे लगा शायद कोई अपनी ज़मीनों पर गश्त लगा रहा होगा या अपनी फसल को पानी लगा रहा होगा। मैंने सोचा नींद तो वैसे ही नहीं आ रही, क्यों ना इसी के पास जाकर कुछ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। मैं फिर निकलकर ज़मीनों की तरफ चल पड़ा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी कि कौन है, मगर कोई जवाब ना आया। फिर मैं नीचे बैठकर इर्द गिर्द देखने लगा, शायद कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र ना आया। नीचे बैठकर देखने का तरीका वो लोग समझ जाएंगे जो रात को अपनी ज़मीनों पर किसी काम से निकले हुए होते हैं, क्योंकि नीचे बैठकर देखा जाए तो आसमान और ज़मीन का कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। अगर कोई हो तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं। खैर, मुझे कोई भी ना दिखा। अब मैं ये सोचते हुए वापस कमरे की तरफ आ रहा था कि आज कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, शायद मुझे घर जाना चाहिए। अभी ये सोच ही रहा था, मुझे फिर से दूर से आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो, और ये आवाज़ बिल्कुल मेरे अब्बू जैसी थी। मैं फिर से पीछे मुड़ा और ज़ोर से कहा कि अब्बू आप हैं, लेकिन कोई जवाब ना आया। मुझे लगा शायद अब्बू मेरी खैरियत पूछने आए हों, क्योंकि मैं बगैर बताए यहाँ रुक गया। और फिर मैं आगे की तरफ चल पड़ा, शायद अब्बू आए हों और आवाज़ें दे रहे हों। यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं कमरे से बहुत आगे निकल आया। अब हर तरफ देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, मगर हर तरफ सन्नाटा था, किसी का कोई निशान तक नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगा कि ये क्या माजरा है। मुझे लगा मेरा इस रात को यहाँ रहना ठीक नहीं, और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते मुझे फिर से आवाज़ आई, मगर ये आवाज़ अब मेरे कमरे की तरफ से आई, और बिल्कुल पिछली आवाज़ की तरह ये आवाज़ भी मेरे अब्बू की ही थी। मुझे लगा शायद अब्बू मुझे ढूंढते ढूंढते कमरे की तरफ पहुंच गए हैं और मैं अब्बू को ढूंढते ढूंढते इस तरफ आ गया हूं। जब मैंने दूर से अपने कमरे की तरफ देखा तो मेरे कमरे में एक रोशनी थी, जैसे कोई दिया या चिराग कमरे में जल रहा हो, और कमरे की खिड़की से ये रोशनी वाज़े नज़र आ रही थी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ता चला गया कि शायद अब्बू ही होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जैसे जैसे कमरे के करीब पहुंचा तो वो रोशनी गायब हो गई। खैर, मुझे बस अपने कमरे की तरफ पहुंचना था, क्योंकि मेरे जहन में यही चल रहा था कि अब्बू ही होंगे। और फिर अचानक से मुझे ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत खौफनाक थी, जैसे कोई दर्द से चिल्लाया हो। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था, खौफ पूरी तरह से मुझे लपेट चुका था। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। इर्द गिर्द सन्नाटा, अंधेरा और फिर अजीब सी आवाज़ें। मेरा दिल खौफ से बहुत ही बोझल हो रहा था। मैं तेज़ी से चलता जा रहा था कि जल्दी से पहुंचकर ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचूं, मगर मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस तरफ मैं जा रहा हूं वहां कोई अजीब सी मखलूक मेरा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही मैं अपने कमरे तक पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई औरत मेरी चारपाई के पैरों वाली साइड पर अपने पैरों के बल बैठी है। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे पर पड़े थे और वो बैठे बैठे हिले जा रही थी, जैसे बच्चे कुछ पढ़ते हुए हिलते हैं। ये सब देखकर मेरी जान हलक तक आ गई।
खौफ से मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने आवाज़ दी डरते हुए कि कौन हो, मगर वो हिले जा रही थी। अब मैंने सोचा कि यहाँ से भागकर ट्रैक्टर लेकर निकलता हूँ, मगर मेरे ट्रैक्टर की चाबी उसी चारपाई पर पड़ी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं थोड़ा सा पीछे हटा और एक डंडा उठाया और फिर से डरते हुए पूछा कि कौन हो। अब उसने हिलना बंद कर दिया था। मैं बहुत डर गया था और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अचानक से वो मखलूक उठी और आहिस्ता आहिस्ता से उस बेरी के दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। अभी मैं ये देख ही रहा था कि उस मखलूक ने झटके से मेरी तरफ देखा। मुझे वाज़े उसका चेहरा नज़र आया, अजीब सी जली हुई शक्ल, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। मैं ये देखकर ज़ोर से चीखा और वहाँ से भाग पड़ा, रोते और चीखते हुए कि बचाओ, शायद कोई सुनकर आ जाए, मगर कोई नहीं आया। और इसी तरह मैं भागते भागते उस रात अपने घर पहुँचा और घर पहुँचते ही सब लोग परेशान हो गए, मगर मेरी सांसें इतनी फूली हुई थीं कि हलक से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। जब तबीयत थोड़ी अच्छी होती है तो मैं सारा वाक़या घर वालों को बताता हूँ और फिर उसी रात अब्बू और भाई वगैरह जाकर ट्रैक्टर ले आते हैं। ये वाक़या मेरे लिए बहुत ही अज़ियतनाक था और इस वाक़े को आज तक नहीं भूल पाया। इस वाक़े के बाद मैं कभी मगरिब के बाद ज़मीनों पर नहीं गया। जो काम भी होते हैं दिन में ही कर लेता हूँ। अगर पानी वगैरह फसल को लगाना हो तो हम सब भाई मिलकर ही रात को अपना काम मुकम्मल करते हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। जब मैं इस कहानी को रीड कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, जब इसका एक पार्ट आता है कि वो मखलूक उसकी चारपाई पर बैठकर हिल रही होती है, ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। अल्लाह पाक हम सबको हर दुख से, हर दर्द से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से, हर तंगी से, हर बीमारी से, हर आफत से, हर शयातीन से, हर हासिदीन से, हर दुश्मन से और हर बुरे जिन्नात से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंसिडेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।